आई होप आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे हमेशा की तरह। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन फार्मेसी में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने यूपी ट्रिपल एससी सिलेबस के 6 सब्जेक्ट के, जो कि है फार्मास्यूटिकल जूरिस प्रूडेंस। इसके बारे में आज हम लोग फर्स्ट लेक्चर है ये हमारा। तो इसमें बेसिकली हम लोग ओरिजिन, नेचर ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इन इंडिया, प्रिंसिपल, सिग्निफिकेंस, प्रोफेशनल एथिक्स और साथ ही साथ फार्मेसी एक्ट पढ़ने वाले हैं हम। अगर हम इस सब्जेक्ट की बात करें तो ये बेसिकली फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में बी फॉर्म में आता है। और अगर हम जैसे डिप्लोमा के लिए तैयारी कर रहे हैं और यूपी ट्रिपल एससी में डिप्लोमा के बच्चे एलिजिबल हैं और उन्होंने इस सब्जेक्ट को फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स से पढ़ा हुआ है, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स से पढ़ा हुआ है, जो कि डी फार्म सेकेंड ईयर में है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए ये सब्जेक्ट कोई नया है या अलग सब्जेक्ट कोई दे दिया गया है आपको आपके सिलेबस में यूपी ट्रिपल एससी में। ठीक है, तो अगर हम जुरिस्प्रूडेंस को ही बाइफरकेट करें इस शब्द को, तो इसका ही मतलब है लॉ एंड एथिक्स। लॉ एंड एथिक्स, बेसिकली एथिक्स मतलब होता है नैतिकता। अगर हम कोई भी चीज कर रहे हैं या जिसमें हमें नैतिकता होती है या हमें वो चीज करना चाहिए समाज के कल्याण के लिए, तो वो सारी चीजें किसमें आती हैं? एथिक्स में। और जब उसी चीज को कंपलसरी कर दिया जाता है तो वो क्या हो जाती है? लॉ हो जाती है। लॉ बनाना पड़ता है, कानून। तो इसमें बेसिकली हम लोग जो हमारे फार्मेसी फील्ड में लॉज हैं, कानून हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं। तो हमारे सिलेबस में जितने टॉपिक दिए गए हैं हम उनको ही डिस्कस करेंगे एक एक करके। आज हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे क्योंकि लेक्चर 1 है ये हमारा फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन। क्या क्या लेजिस्लेशंस हैं? बेसिकली इसको बताने का या पढ़ाने का ये है कि जो भी हमारे लॉज हैं जो कि रेगुलेट करते हैं हमारे फार्मेसी फील्ड को या हमारे फार्मेसी प्रोफेशन को, उनके बारे में जानना है। और कौन कौन से लॉज हैं या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए फार्मेसी प्रोफेशंस में, और उस पे कितनी पेनाल्टीज हैं या इम्प्रिजरमेंट्स हैं, या आपको कैश पेनाल्टी कितनी लग सकती है, जुर्माना लग सकता है। तो उसी के बारे में हम लोग इसमें बेसिकली जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। जूरिस्प्रूडेंस मींस द स्टडीज ऑफ लॉज। जैसा कि हमने पहले बताया है कि लॉ के बारे में पढ़ते हैं रिलेटेड टू फार्मेसी, मेडिसिन एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। अब जैसे फार्मेसी शॉप है या कम्युनिटी फार्मेसी है, तो वहां पे इथिकली या नैतिकता तो ये होनी चाहिए कि वहां पे कोई भी एडल्ट्रेटेड ड्रग, स्प्यूरियस ड्रग्स या मिस ब्रांडेड ड्रग, या जैसे आप समझ लीजिए एक्सपायरी ड्रग नहीं रखनी है। तो वो नैतिकता का भी पार्ट है, लेकिन जब लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं तो उसको लॉ में कन्वर्ट करना पड़ता है कि अगर आपके दुकान पे अगर नकली दवाई या एक्सपायरी दवाई पाई जाती है तो आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तब लोग डरते हैं और उसको फॉलो करते हैं। ये इंडिया है, इसमें यहाँ लगभग ऐसे ही होता है सारी जगह। उसके बाद देखते हैं, इट टेल्स फार्मासिस्ट व्हाट इज लीगल, क्या कानूनी है, और व्हाट इज इलीगल, क्या गैर कानूनी है, और देयर ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव ऑफ जुरिस्प्रूडेंस। क्या क्या इसके उद्देश्य हैं? टू रेगुलेट फार्मेसी प्रोफेशन, टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ, टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ ड्रग, मतलब कि कोई भी दवाओं का गलत इस्तेमाल ना करे, टू मेंटेन प्रोफेशनल एथिक्स, टू कंट्रोल मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ मेडिसिन। अगर ये सब आप पढ़ते हैं तो ये सब बेसिकली आपके डिप्लोमा के या बैचलर के जो रिटन एग्जाम्स होते हैं उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है।
लेकिन हमें यहाँ क्या देखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि कौन कौन सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाती हैं। इसमें बेसिकली डेट्स हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं, और कौन सा लॉ किससे डील करता है, और शेड्यूल के बारे में जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से शेड्यूल है, शेड्यूल है और उनका क्या रोल है हमारे फार्मेसी फील्ड में। ठीक है। की कॉन्सेप्ट्स है, रूल्स मेड बाय गवर्नमेंट ऑफ सोसाइटी, एथिक्स मोरल, मोरल वैल्यूज आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, मोरल प्रिंसिपल्स गाइडिंग प्रोफेशन बिहेवियर, एंड नेक्स्ट वन इज फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन लॉज रिलेटेड टू ड्रग एंड फार्मेसी प्रोफेशन, जो कि यहाँ हमने डेफिनेशन में पढ़ा है। उसके बाद हिस्ट्री देख लेते हैं हम लोग, ओरिजिन कहाँ से हुई थी, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। तो हिस्ट्री में बिफोर इंडिपेंडेंस की बात करें, आजादी से पहले, मतलब कि 1947 से पहले, मेडिसिन वेर सोल्ड विदाउट प्रॉपर स्टैंडर्ड, मतलब कोई भी दवा कहीं भी बनती थी और कहीं भी सेल आउट हो जाती थी, उसका कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन या प्रॉपर स्टैंडर्ड नहीं हुआ करता था। फेक एंड हार्मफुल ड्रग्स वेर कॉमन, उस समय जब तक कोई कानून नहीं बना हुआ था तो उस वक्त तक फेक या हार्मफुल ड्रग्स आराम से मार्केट में आ जाती थी और बिकती थी। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, लॉज इंट्रोड्यूस किया। तो उसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस किया ड्रग सेफ्टी, क्वालिटी एंड फार्मेसी एजुकेशन, इन तीनों पे ज्यादा फोकस किया और इनको बढ़ावा दिया। ड्रग की सेफ्टी के लिए, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग, एंड देन फार्मेसी एजुकेशन। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन ओरिजिनेटेड ड्यू टू इंक्रीजिंग ड्रग मिसयूज, नीड फॉर ट्रेंड फार्मासिस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ पेशेंट, बचाने के लिए पेशेंट्स को, एंड कंट्रोल ओवर मेडिसिन क्वालिटी, क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए। आपने क्यूए क्यूसी डिपार्टमेंट सुना होगा, तो इसके लिए ओरिजिन हुआ। आपने पहले अगर सुना होगा तो बहुत सारी त्रासदी हुई है, ट्रेजेडी हुई है, जैसे कि थैलिडोमाइड ट्रेजेडी। तो इस तरीके से अभी हाल ही में आपने कब ड्रिल का केस सुना होगा। तो इस तरीके से जो केसेस होते थे वो पहले बहुत ज्यादा होते थे, तो इसी को गवर्नमेंट ने गवर्न करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, रोकथाम के लिए बेसिकली जो लॉज हैं वो इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया। तो ये इस तरह की त्रासदी आगे ना हो, इसी के लिए इसकी उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट है नेचर क्या है, इट इज प्रोटेक्टिव, रेगुलेटरी, प्रिवेंटिव एंड प्रोफेशनल, को बनाए रखने के लिए, प्रोफेशनलिज्म को। नेक्स्ट है इंक्रीज इन ड्रग प्रॉब्लम, नीड फॉर ड्रग कंट्रोल, फॉर्मेशन ऑफ लॉज एंड फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन, और लास्ट वन इज पब्लिक सेफ्टी एंड क्वालिटी मेडिसिन। जो हमने अभी तक पढ़ा है उसी को इसमें फ्लो डायग्राम में बताया गया है, दर्शाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं एंड सिग्निफिकेंस हैं। रूल्स ऑफ कंडक्ट फॉलोड बाय फार्मासिस्ट इन प्रोफेशनल लाइफ, जो भी रूल बनाए गए हैं वो उसका पालन होना चाहिए, किससे, फार्मासिस्ट द्वारा इन हिज प्रोफेशनल लाइफ में, उसके खुद के प्रोफेशन में वो सारी चीजें इंप्लीमेंट होनी चाहिए, साथ ही साथ फॉलो होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल क्या क्या है प्रोफेशनल एथिक्स का। जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि एथिक्स मतलब होता है नैतिकता या मोरल कह सकते हैं। तो रेस्पेक्ट फॉर पेशेंट, जिनका हमें ट्रीटमेंट करना है उसके लिए हमें रेस्पेक्ट, या पेशेंट के लिए रेस्पेक्ट रखना है। हॉनेस्टी, हमें अपना काम ईमानदारी से करना है। रेस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी जिम्मेदारी से करना है। और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, मतलब कि अपने जो प्रोफेशनल है हमारा, जैसे फार्मेसी फील्ड प्रोफेशन है, तो हम उसमें क्या करें, अप टू डेट रहें, या नॉलेज हमारे पास अबंडेंट प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए। कॉपरेशन, वर्क विद डॉक्टर एंड हेल्थ केयर टीम, मतलब हम एक कोऑपरेट मैनर में काम करें और आगे बढ़ें। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, क्या क्या उसके सिग्निफिकेंस हैं। ये लगभग सिमिलर टर्म्स ही हैं जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फार्मेसी एक्ट, और ये कब आया था, 1948। ये ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो डिप्लोमा लेवल के हो, बैचलर लेवल के हो, डीआई हो, एम्स हो,
फार्मेसी एक्ट क्या है या किस ईयर में आया था। तो हमारा इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने सबसे पहले जो इम्प्लीमेंट किया वो इम्प्लीमेंट किया फार्मेसी एक्ट 1947, आजादी के बाद, 1948 सॉरी, आजादी के बाद। नेक्स्ट है द फार्मेसी एक्ट 1948 वाज पास्ड टू रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। बेसिकली आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने ये इम्प्लीमेंट किया, लागू किया, जिसे कहा गया फार्मेसी एक्ट 1948। तो इसमें जो भी कायदे कानून है वो किससे रिलेटेड है, सिर्फ और सिर्फ हमारे फार्मेसी प्रोफेशन से, फार्मेसी फील्ड से। ठीक है, बहुत सारे कानून आपने सुने होंगे, धाराओं के बारे में सुना होगा। तो उसी तरीके से फार्मेसी में कौन कौन से धाराएं हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव क्या है फार्मेसी एक्ट को लाने का, टू रेगुलेट फार्मेसी प्रोफेशन, टू इंश्योर क्वालिफाइड फार्मासिस्ट ही वर्क करें उसमें, और टू इस्टेब्लिश पीसीआई एंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है पीसीआई और स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स। आपने सुना होगा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, तो जो ये भारतीय परिषद है उसका है पीसीआई, और हर एक स्टेट अपना अपना रेगुलेटरी बॉडी एस्टेब्लिश की हुई है, उसका स्टेट फार्मेसी काउंसिल कहते हैं, SPNC। तो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कौन काम करता है, पीसीआई काम करती है, कॉलेजेस को अप्रूवल देना और सारी चीजें रेगुलेट करना, नए लॉज बनाना। और उसके बाद है स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ काउंसिल्स, SPC। नेक्स्ट पॉइंट है टू मेंटेन एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ओवरव्यू ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948। इस्टेब्लिश किया हमने क्या, पीसीआई और स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इन दोनों को याद रखिएगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, आप सभी ने रजिस्ट्रेशन कराया होगा या कराने वाले होंगे। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट को भी कौन रेगुलेट करता है, फार्मेसी एक्ट ही रेगुलेट करता है 1948। रेगुलेशन ऑफ फार्मेसी एजुकेशन, फार्मेसी एजुकेशन मतलब कि जो भी हमारी एजुकेशनली बॉडी है या जहाँ फार्मेसी प्रोफेशन रन होता है उसको रेगुलेट करना, जैसे कि पीसीआई से अप्रूवल लेना या पीसीआई का इंस्पेक्शन होते हैं टाइम टू टाइम कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल कॉलेजेस में। नेक्स्ट है मिनिमम एजुकेशनल स्टैंडर्ड, जैसे हमारे फार्मेसी में मिनिमम एजुकेशनल स्टैंडर्ड लगाया गया है, अप्लाई किया गया है, वो क्या है, डी फार्म, जो कि मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए टू बिकम अ फार्मासिस्ट इन इंडिया। तो डी फार्म के बच्चे हैं। नेक्स्ट है की प्रोविजन ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948। तो सबसे पहला है पीसीआई फॉर्म्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अप्रूव्ड, वही जो हमने पहले बताया है, फार्मेसी कोर्सेज को अप्रूव करता है, मेंटेन एजुकेशन स्टैंडर्ड एंड इंस्पेक्ट इंस्टीट्यूशन। तो यही इसका बेसिक काम है, और इसको स्टेब्लिश भी इसीलिए किया गया था ताकि ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में फार्मेसी प्रोफेशन को अच्छे तरीके से रन एंड रेगुलेट करें। उसके बाद नेक्स्ट वन इज स्टेट फार्मेसी काउंसिल, उसका भी काम है रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। आपने यूपी काउंसिल में कराया होगा, और अदर बच्चे हैं अदर स्टेट के हैं तो वो बिहार काउंसिल में कराएंगे, एमपी काउंसिल में कराएंगे। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, अब तो सेंट्रल लेवल के भी रजिस्ट्रेशन होने लगे हैं जो ऑल ओवर इंडिया वैलिड है। नेक्स्ट है एजुकेशनल रेगुलेशन, कोर्स ड्यूरेशन, सब्जेक्ट और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अभी हाल ही में पीसीआई ने एक नया कोर्स लॉन्च किया है, आपने सुना होगा या हमारे चैनल पे भी देख सकते हैं। एनईपी के अकॉर्डिंग नया कोर्स आया है जिसमें कि बहुत सारे नए सब्जेक्ट्स, एआई, पाइथन, ये इंक्लूड किए गए हैं हमारे फार्मेसी कोर्सेज में। तो ये कोर्स ड्यूरेशन कितना रहेगा, सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ाए जाएंगे, उनसे ये रिलेट करते हैं। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होगा वही प्रैक्टिस कर सकता है लीगली, और जो रजिस्टर्ड नहीं है और फिर भी वो प्रैक्टिस कर रहा है तो उसे इलीगल में काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया,
पीसीआई इज द सेंट्रल सैचुरेटेड बॉडी रेगुलेशन फार्मेसी एजुकेशन एंड प्रोफेशन ऑफ इंडिया। क्या करते हैं, कॉलेजेस को अप्रूव करते हैं, वही बातें फिर से लिखी हुई हैं इसमें। विड्रॉल अप्रूवल, ये है विड्रॉल अप्रूवल ऑफ स्टैंडर्ड आर पुअर। अगर वहां पे पर्याप्त पढ़ाई नहीं हो रही है, पर्याप्त तरीके से लैब्स मेंटेन नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, उनका अप्रूवल कैंसिल भी कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद है मेन कंपोनेंट या मेन मेंबर ऑफ पीसीआई। अगर हम देखें, बात करें, तो उसमें तीन होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर एंड एक्स ऑफिशियो। इलेक्टेड मेंबर्स कौन होते हैं, जिनको इलेक्ट करके मतलब कि कोई भी पोस्ट प्रोवाइड की जाती है। तो उसमें होते हैं टीचर्स फ्रॉम फार्मेसी इंस्टीट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम यूनिवर्सिटीज। तो इनको इलेक्ट किया जाता है, मतलब एक तरह से वोटिंग सिस्टम होता है, और उसके थ्रू इनको बनाया जाता है पीसीआई का मेंबर। नेक्स्ट है नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही इनको नियुक्त करती है, डायरेक्ट ही नॉमिनेट करती है, इनका कोई इलेक्शन या सिलेक्शन प्रोसेस नहीं होता है। और एक्स ऑफिशियो, जैसे कोई रिटायर ऑफिसर्स हैं और अगर उनको पीसीआई में इंक्लूड करना है, तो वो इस रूट से इंक्लूड होते हैं एक्स ऑफिशियो, जैसे कि डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, डीजीएचएस, एंड डायरेक्ट ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ये एक्स ऑफिशियो होते हैं, जो पहले ही किसी संस्थान में या टॉप लेवल में काम कर चुके हैं, और उनको फिर इसमें इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद ये मेमोरी ट्रिक दिया है फार्मेसी के लिए ही, रजिस्ट्रेशन, एजुकेशनल और गुड फार्मेसी प्रैक्टिस एंड प्रोफेशनल रेगुलेशन, REGP से याद कर सकते हैं। और ये ट्रिक फॉर पीसीआई है, AIRE, अप्रूवल ऑफ कॉलेजेस, इंस्पेक्शन, रेगुलेशन एंड एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करता है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें, तो ये आपको थ्योरेटिकल में ज्यादा याद रखना है। आपको जो एमसीक्यू क्वेश्चन आने हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ वन वर्ड आंसर पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि फार्मेसी एक्ट कब आया था, ईयर, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है इंडिया की जो फार्मेसी प्रोफेशन को रेगुलेट करती है या गाइडलाइंस बनाती है, तो उसका आंसर होगा पीसीआई। उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन में दे सकते हैं, या डीसीजीआई दे दें या सिडेस्को दे दें। तो आपको क्या बताना है, कौन रन करता है, कंट्रोल करता है, तो आपको बताना है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई। इसे कहते हैं भारतीय भेषज परिषद भी हिंदी में कहा जाता है। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स और रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। ठीक है, यहाँ क्यूब ओवरव्यू है, रिवीजन है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद है लास्ट मिनट रिवीजन कि इनका क्या क्या रोल। ठीक है, हमने गुड नॉलेज ऑफ लॉज एंड गुड एथिक्स इक्वल्स टू फार्मासिस्ट, जिसको लॉ की अच्छी नॉलेज है और साथ ही साथ गुड एथिक्स मतलब नैतिकता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, और साथ ही साथ जिसको नॉलेज है, वो है गुड फार्मासिस्ट। तो वी मस्ट बी अ गुड फार्मासिस्ट। इसके बाद हमने लास्ट क्लास में डी फार्म फर्स्ट ईयर के लिए फार्मास्यूटिक्स का क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ था, और साथ ही साथ इस यूपी ट्रिपल एससी का सिलेबस भी डिस्कस किया हुआ था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो अभी तुरंत जाके देखिए, उसको चेकआउट करिए। और हमारे सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस धीरे धीरे आने लगे हैं और जल्दी ही अपलोड कर दिए जाएंगे, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अपना पढ़ाई करिए, तैयारी करिए अच्छे से। थैंक यू सो मच।